हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। द चैप्टर बिगिंस विद अशोक मित्रन टेलिंग अस अबाउट जेमिनी स्टूडियोज। इट वाज ओन्ड बाय मिस्टर एस एस वसन। कहानी की शुरुआत होती है, नैरेटर जो है मिस्टर अशोक मित्रन वो हमें सुनाते हैं जेमिनी स्टूडियोज के बारे में, जो कि साउथ इंडिया यानी मैड्रास की उस वक्त बहुत ही पॉपुलर स्टूडियो हुआ करती थी, फिल्म मेकिंग स्टूडियो थी, फिल्म बनाया जाता था यहाँ। और इसके मालिक थे मिस्टर एस एस वसन। ही टॉक्स अबाउट द वेरी पॉपुलर मेकअप ब्रांड पैनकेक्स। वो बताते हैं कि वहाँ पर एक बहुत फेमस मेकअप ब्रांड हुआ करता था पैनकेक, जिसके बारे में वो कहते हैं कि उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस बैजंती माला, फिर एक ऑस्कर विनर हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी ग्रेटा गैर्बो, वो सब भी इस मेकअप ब्रांड पैनकेक्स को यूज़ किया करती थी। The Gemini studio used this brand excessively and orders truckloads of their products। और बहुत ही ट्रक में भर भर के इस पैनकेक का लोग इस्तेमाल किया करते थे इस स्टूडियोज में मेकअप के लिए। आफ्टर दैट ही टॉक्स अबाउट द ट्रबल्स एंड द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस फेस। उसके बाद वो बताते हैं कि मेकअप रूम में कितना ट्रबल फेस करते थे वहाँ के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। क्यों, देखते हैं। द मेकअप रूम लुक्ड जस्ट लाइक अ salon with around 6 to 7 large mirrors surrounded by large bulbs all around them। ऑथर कहते हैं कि वो जो मेकअप रूम था ना, एक बहुत बड़ा एक सैलून के जैसा था, जिसमें लगभग हाफ डजन बहुत बड़े बड़े इनकैंडेसेंट लाइट्स लगे हुए थे, जिससे बहुत ही ब्राइट लाइट निकल आती थी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ करता था। The bright light produced a lot of heat and were a source of discomfort for those getting their makeup done। और जो लोग उस लाइट के सामने बैठे थे, अपने मेकअप करवाते थे, उनको इतनी ज़्यादा हीट फील होती थी उस लाइट से कि उनका लगता है कि जीना मुश्किल हो जाएगा। At first, a Bengali was the head of the makeup studio, but he left the studio for better opportunities। He was succeeded by a Maharashtrian। पहले जो वहाँ के चीफ मेकअप मैन थे वो एक बंगाली हुआ करते थे, और बाद में उन्होंने अपना बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो जॉब छोड़ दिया, और उसके बाद एक महाराष्ट्रियन वहाँ के चीफ मेकअप मैन बने। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिक्चर में देख सकते हैं कितनी ब्राइट लाइट्स का इस्तेमाल होता है शूटिंग के वक्त मेकअप रूम में, सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस परेशान रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। मोर ओवर द राइटर ऑल्सो मेंशंस हाउ द मेकअप डिपार्टमेंट यूजेस लोड्स ऑफ मेकअप टू मेक देम लुक अगली। वो ये बताते हैं कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है, इतने मेकअप यूज करते हैं कि इन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को अगली बनाते हैं, ये ह्यूमरस वे में वो कहते हैं। He also tells us about the office boy in the makeup department। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players। ऑथर ये भी बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय हुआ करता था, जो एक्चुअल में बॉय नहीं था, एक्चुअली वो 40 ईयर्स के थे। उसका काम था कि जब भी कोई क्राउड शूटिंग होती थी तो लोगों के फेसेस को पेंट करना होता था। एंड द मेकअप बॉय बिलीव्ड ही हैड सो मच टैलेंट। और वो जो लड़का था मेकअप बॉय सोचता था कि वो उसमें उसके अंदर बहुत टैलेंट है, वो कुछ और करने आया बट उसको अभी पेंटर बना दिया गया है। ही विशेस टू बिकम अ स्टार एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और लिरिक्स राइटर। ही वॉज बेट अ पोएट टू। मतलब वो समझता है कि मेरे उसके अंदर बहुत टैलेंट है, वो एक्टर भी था, डायरेक्टर भी था, स्क्रीन राइटर भी था, लिरिक्स राइटर भी था और थोड़ा सा पोएट भी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक मित्रन्स जॉब वाज टू कट पेपर कटिंग ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। बेसिकली जो राइटर का जॉब था वहां पे कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ पेपर है, उसके उनमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी उसको कट कट करके उसको जमा करना था, ये उनका जॉब था। ही हैड अ क्यूबिकल। क्यूबिकल का मतलब एक छोटा सा केबिन हुआ करता था, उसमें विंडोज थे जिनको फ्रेंड विंडोज कहते थे। टू वर्क वेयर ही हैड टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग्स, जहां पर वो बैठ के न्यूज़पेपर कटिंग्स को कलेक्ट किया करते थे। The author's job was disliked by everyone in the department as he was always seen tearing newspapers। और ऑथर के जॉब को कोई पसंद नहीं करता था, उनको लगता है इसके पास कोई काम धंधा है ही नहीं, बैठ बैठ के पेपर फाड़ते रहता है, इसको कोई और काम देना चाहिए। द ऑफिस बॉय ऑलवेज केम इन विद हिज कंप्लेंट्स टू द ऑथर। और वहां पर ऑफिस बॉय हमेशा ऑथर को आकर इरिटेट करता रहता था, कंप्लेन करता था कुछ ना कुछ। द ऑथर थिंक्स दैट सुब्बू इज वन हु ट्रबल्स हिम। ऑथर को लगता है कि सुब्बू के कारण ये परेशान रहता है और इसको वो ट्रबल दे रहा है। एक्चुअली सुब्बू एक एक मेजर कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जिनका पूरा नाम कोठा मंगलम सुब्बू है। एक्चुअली वो एक ब्राह्मण थे। द ऑथर थिंक्स ही हैज एन अपर हैंड। और ऑथर को लगता है कि साउथ इंडिया में ब्राह्मणों को थोड़ी अधिक वैल्यू दी जाती है, इसलिए
जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है उसको ओवरलुक किया जाता है और सुब्बू को बहुत प्रेफरेंस देते हैं बॉस। लोगों को ऐसा लगता था। But everyone comes to please him, and even in the office boy comes to recite his poems, but all goes in vain in front of सुब्बू। सुब्बू को इम्प्रेस करने के लिए, चूंकि वो बॉस के बहुत करीब था, तो बहुत लोग आते थे, अपनी पोएम सुनाते थे, पोइट्री सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे, इम्प्रेस करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन सुब्बू बोलता था कि अरे यार थोड़ा और अच्छा करो, थोड़ा और अच्छा करो। सब लोग निराश हो जाते थे। सुब्बू के सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी। Subbu was always close to the boss, very close, and whenever he faced any difficulty in presenting the scene, Subbu was there with prompt ideas to present. और फिल्म बनाने में जब भी कोई डिफिकल्टीज आती थी तो बॉस सुब्बू को बुलाते थे और सुब्बू एकदम बिल्कुल नए नए आइडियाज लेकर उनके पास प्रेजेंट हो जाता था और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। He was good at writing poems and could write in high order, but suppressed his talent and wrote in simple Tamil. ऑथर कहते हैं कि वो एक अच्छा राइटर भी था और वो हाई ऑर्डर में भी लिख सकते थे, मतलब कि वो हाई लेवल के पोएम्स भी लिख सकते थे, लेकिन उसने अपने टैलेंट को सप्रेस करके यानी दबा के रखा हुआ था और सिर्फ सिंपल तमिल में ही कुछ थोड़ा बहुत लिखा करते थे। सुब्बू हैड रिटन नॉवेल्स ऑल्सो इन विच ही रिक्रिएटेड द मूड ऑफ देवदासी। उसने एक नॉवल भी लिखा था जिसमें उन्होंने देवदासी का मूड को रिक्रिएट किया था। He was also an excellent actor and sometimes performed better than the lead actor। और ऑथर कहते हैं कि सुब्बू रियल में इतना टैलेंटेड था कि कभी कभी तो वो लीड एक्टर से ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता था। बट ही ऑलवेज प्लेड सबॉर्डिनेट रोल्स, लेकिन वो हमेशा सबॉर्डिनेट रोल्स प्ले कर, सबॉर्डिनेट का मतलब कि लीड नहीं, उससे थोड़ा नीचे, साइड और सपोर्टिंग एक्टर का रोल आप कह सकते हैं। हमेशा उस तरह का रोल वो किया करता था जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी। But he played subordinate roles only. He loved all of his relatives who come and live with him and never disappointed them। सुब्बू एक अच्छा इंसान भी था। ऑथर कहते हैं कि जब भी उनसे उनके कोई रिश्तेदार दोस्त उनसे मिलने आते थे, हमेशा वो उनका साथ देता था, उनकी मदद करता था। अगर वो कुछ डिमांड करते थे पैसे वगैरह की तो उनको कभी निराश नहीं करता था। Subbu was a member of the story department in the studio but always seen with the boss। एक्चुअली जेमिनी स्टूडियो में एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी था, उसमें बहुत सारे लोग आके बैठते थे, अपने आइडिया शेयर करते थे, कॉफी पीते थे, लेकिन वो स्टोरी डिपार्टमेंट बहुत कम बैठता था, बॉस के साथ ज्यादा दिखता था। बिसाइड्स इसके अलावा देयर वॉज अ लीगल एडवाइजर ऑल्सो इन द स्टूडियो। स्टूडियो में एक लीगल एडवाइजर भी हुआ करता था। हाउएवर पीपल कंसीडर हिम टू बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अ लीगल कंसल्टेंट। लेकिन लोग उसको लीगल एडवाइजर नहीं बल्कि उसको बिल्कुल उसका उल्टा समझते थे, यानी समझ रहे हैं आप, इलीगल एडवाइजर। ऐसा क्यों? वंस ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। एक बार क्या हुआ, उसमें एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और उनका उन्होंने करियर को बर्बाद कर दिया था। एक्चुअली एक दिन वो काफी गुस्से में थी और डायरेक्टर्स के खिलाफ, प्रोड्यूसर के खिलाफ कुछ बड़ा सा निकाल रही थी स्टेज पर। उसने रिकॉर्ड कर लिया और जाके बीच स्टेज पे उसको प्ले कर दिया, सभी लोगों ने सुन लिया और उसका करियर बर्बाद हो गया। Later in the story, we see how the Gemini Studios got the opportunity to host the Moral Rearmament Army। बाद में एक नए ग्रुप की एंट्री होती है कि इंटरनेशनल परफॉर्मर्स का ग्रुप था, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। While they did not have very complex plots or messages, हालांकि इनके पास जो प्ले ये लोग परफॉर्म करते थे, ड्रामा परफॉर्म करते थे, इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब काफी जटिल और स्टोरी नहीं हुआ करता था और मैसेज भी जटिल काफी नहीं हुआ करता था, टफ नहीं हुआ करता था, डिफिकल्ट नहीं हुआ करता, बहुत सिंपल मैसेज हुआ करता था इनके ड्रामास का। लेकिन इनका सेट्स और कॉस्ट्यूम्स वर ऑल वर परफेक्ट। लेकिन इनके सेट्स और कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, परफेक्ट थे, लोग बहुत पसंद करते थे। दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों ने प्ले वहां पे परफॉर्म किया जिमनी स्टूडियो में। And these two shows ran several shows in Madras and along with the other citizens of the cities, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again। मतलब ये इतने पॉपुलर हो गए कि जेमली फैमिली के जो लगभग 100 लोग वहां पे काम किया करते थे और भी डिफरेंट लोग जो अदर पीपल थे, पूरे मैड्रास सिटी में बहुत लंबे समय तक इनका शो चलता रहा। तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड। वहाँ का जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे इस शो से, इन दोनों ड्रामा से। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल, और कुछ साल तक तो लोग उसको भूलते ही नहीं थे इन दो ड्रामास को। और तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद अ बेयर स्टेज एंड अ व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। और इतने इम्प्रेस थे कि इसके लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो जिस तरह वो सनराइज और सनसेट दिखाया करते थे अपने ड्रामा में, जोथम वैली में जैसा दिखाया गया था, वैसा ही सनराइज और सनसेट बहुत बार तक और बहुत समय तक अदर तमिल ड्रामास में देखने को मिला, जिसका
स्टेज एकदम बेयर, मतलब कुछ नहीं, प्लेन स्टेज था, उसमें व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन सिर्फ लगा हुआ था और एक फ्लूट का ट्यून बजता रहता था और वहाँ पर सनराइज़ और सनसेट को शो किया जाता था। ये जो सीन था इंस्पायर्ड था जोथम वैली से। Later on, the writer came to know that MRA was the counter communist movement. बाद में पता चला कि एक MRA जो था वो एक काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट था, एक प्रोग्राम था। फर्दर अनदर गेस्ट स्टीफन स्पेंडर, अब स्टोरी में एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है स्टीफन स्पेंडर की। ही मेक्स अ विजिट टू जेमिनी स्टूडियोज, हाउएवर टर्न्स आउट ही इज नॉट दैट फेमस एंड मेनी पीपल हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ हिम। लेकिन लोगों को वहां पे लगता है कि ये बहुत पॉपुलर आदमी नहीं है, क्योंकि स्टीफन स्पेंडर का नाम भी बहुत लोग नहीं जानते। मोर ओवर ओइंग टू लैंग्वेज बैरियर्स, और चूंकि वो एक इंग्लिश पीपल थे, पर्सन थे, मेनी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, उनकी बात को कोई उस एक्सेंट में उस वक्त समझ नहीं पाया। आई थिंक ये 50s और 60s की आसपास की बात है। उस वक्त इंग्लिश बहुत कम लोग जानते थे। Thus his visit remained a mystery until after many years the author saw Stephen's name in a book and recognized him from his visit to the studio. मतलब उनका विजिट जो है बहुत लोगों के मन में मिस्ट्री था कि ये क्यों आए थे। बाद में जब ऑथर ने उनका एक मैगजीन में, एक बुक में उनका नाम देखा और तब पता चला कि अच्छा ये आदमी तो मेरे स्टूडियो में आए थे। जब वो आए थे तो ग्रैंड प्रिपरेशंस वर डन फॉर हिम बाय मिस्टर वासन। जब वो आए थे तो उनका स्वागत करने के लिए बहुत जबरदस्त तैयारियां की थी जेमिनी स्टूडियो ने। मिस्टर वासन खुद उसमें इन्वॉल्व थे, वो उनकी स्वागत के लिए। लोग सरप्राइज थे कि कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ तो नहीं आ रहे हैं, कहीं एल टेनिसन तो नहीं आ रहे हैं। बट वो आए तो उनको कोई पहचानता ही नहीं था। The people at Gemini Studio were confused about his purpose of visit and could not understand what he spoke about. वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये आए क्यों और क्या बोल के चले गए इंग्लिश में। वन डे ऑथर एक नोटिस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकला था डेट देयर वॉज अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट। उसमें लिखा गया था कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है बाय अ ब्रिटिश पब्लिकेशन टाइटल्ड द एनकाउंटर। मतलब एनकाउंटर वहाँ की एक मैगजीन है इंग्लैंड की, तो वहाँ से एक ब्रिटिश वालों ने एक स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और उसको द हिंदू ने छापा था कि जो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन सबमिट देयर स्टोरीज, पोएम्स। तो अशोकामित्रन एक्चुअली खुद एक अच्छे राइटर भी थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना डिटेल्स को इसमें भेजता हूँ। Ashokamitran wanted to know about it before he decided to spend money on mailing his entry and sending it to England. लेकिन चूंकि वो द एनकाउंटर उनके लिए बहुत फेमस नहीं था उस वक्त और इसके एडिटर थे मिस्टर स्टेफन स्पेंडर, उसको भी वो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी चले गए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कि ये कैसी मैगजीन है, इसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं, लोग इसको पढ़ते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमें अपनी स्टोरी भेजनी चाहिए कि नहीं कॉन्टेस्ट में। ये सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो चले गए और वहाँ जाकर उनको पता चला कि एडिटर ऑफ दैट जर्नल वाज नन अदर दैन स्टीफन स्पेंडर, और इसका एडिटर जो है और कोई नहीं, खुद स्टीफन स्पेंडर थे जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे। वंस ही केम अक्रॉस बुक्स बीइंग सोल्ड ऑन द फुटपाथ आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस लोकेटेड ऑन द मैड्रास माउंट रोड। एक बार जब वो जेमिनी स्टूडियो का जॉब छोड़ चुके थे, इधर उधर भटक रहे थे, तो एक दिन उन्होंने देखा ना कि मैड्रास माउंट रोड पर कुछ पोस्ट ऑफिस के पास फुटपाथ पर कुछ बुक्स बिक रही थी। दे वर प्राइस्ड एट 50 पैसे ईच, और सिर्फ 50 पैसे की एक किताब थी। दे वर टर्म्ड एज स्टूडेंट एडिशन एंड दस वर ऑफर्ड एट लो प्राइस बिकॉज दे वर सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। और उसको स्टूडेंट एडिशन का नाम दिया गया था और इतने लो प्राइस में इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि वो लोग 50वीं एनिवर्सरी मना रहे थे रशियन रेवोल्यूशन की। He paid 50 पैसे and bought a copy of this book titled The God That Failed, और फाइनली उन्होंने एक बुक खरीदी जिसका नाम था The God That Failed 50 पैसे देकर। It had 6 essays by 6 famous men, उसमें 6 essays लिखा हुआ था 6 फेमस लोगों का, who wrote about communism, जिन्होंने कम्युनिज्म के बारे में लिखा था। The writers were Andre Gide, Richard Wright, Ignazio Silon, Arthur Koestler, Louis Fisher and Stephen Spender. As the writer read Stephen Spender's name, the book became important for him. जब उन्होंने देखा करिए यार इसमें तो स्टीफन स्पेंडर का नाम है, ये कभी जेमिनी स्टूडियोज में आए थे, ये वही है जिनके मैगजीन एनकाउंटर में मैंने एक कॉन्टेस्ट के लिए भेजा था अपना आर्टिकल। उनको याद आ गया और तब उनको ये समझ में आया कि ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिम एंड द नेम साउंडेड फैमिलियर, द मिस्ट्री वॉज सॉल्व एंड द पर्पस टू। और तब समझ में आया कि ओ अच्छा, स्टीफन स्पेंडर एक्चुअली में यहाँ पर कम्युनिज्म के फेवर में उसका प्रचार प्रसार के लिए भाषण देने के लिए आए थे और उन लोगों ने ये से कम्युनिज्म पे एक किताब लिखी है
और इसको वो लोग यहाँ पे बिकने के लिए इतने कम पैसे में उन लोगों ने भेजा है। तब ये बात समझ में आई कि स्टीफन स्पेंडर वहाँ पर क्यों आए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू।